ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रेजिस्टर्स इन पैरेलल। अब बेटा, आप लोगों ने जिस तरीके से मैंने आप लोगों को पीछे यहाँ पे बताया था कि इजीएस्ट वे टू रिमेंबर कि आप लोगों के वी की क्या वैल्यू होगी, आई की क्या वैल्यू होगी, सेम तरीका यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि ओह आई एम कंसीडरिंग कि मेरे पास रेजिस्टर जो है वो उसको मैंने इस तरीके से इंडिकेट किया था विद दिस शेप। ठीक है। एंड मैंने जब इनको दोनों को सीरीज में रखा तो आई फाइंड आउट कि ये वी की शेप बना रहे हैं, और मुझे पता चल गया कि मैं यहाँ पे मेरे पास वी जो है वो स्प्लिट हो रही है या वो वेरीज कर रही है। ठीक है। इस तरीके से बेटा, जब आपके पास सर्किट जो होगा वो पैरेलल में होगा, सो व्हाट यू विल डू देयर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसी तरीके से अपने रेजिस्टर्स बनाओ। ओके। नाउ दीज आर द रेजिस्टर्स। आप अपने अपने लिए दो रेजिस्टर्स बनाए। एंड और है रजिस्टर बनाने के बाद यू गाइस विल फाइंड आउट कि लाइक वो है दिस इज द सर्किट। अगर आप इस पे गौर से देखें तो ये आप लोगों को इसका फील होगा कि जो रजिस्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल है, और ये जो एरिया है, नाउ दिस एरिया इज जस्ट लुक लाइक एन आई। ये आई शो करे। तो मेरे बच्चे यहाँ पे आई चूंकि शो हो रहा है, हियर द आई विल बी द वन जो कि स्प्लिट होगी, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट अ करंट। तो हियर आई विल बी स्प्लिट। ओके, ये डिवाइड होगी, ये वेरीज करेगी। ठीक है। मींस फॉर डिफरेंट रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ द आई विल बी डिफरेंट। ओके। नाउ वी जो होगी वो हमारे पास कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, वो सेम रहेगी। जो आपके पास ईएमएफ होगा, और हियर याद रखिए आपका ईएमएफ जो होगा वो इक्वल होगा आपके पोटेंशियल डिफरेंस के। ठीक। आपका जो ईएमएफ होगा, आपका जो ईएमएफ होगा वो आपके पास अक्रॉस ईच रेजिस्टर सेम होगा। तो ये इट्स गोइंग टू बी सेम, ये चेंज नहीं होगा। मींस ईएमएफ सेम अमाउंट की आपके पास हर रेजिस्टर के पास जाएगी। मींस सोर्स जो है वो डिवाइड नहीं होगा। ओके। नाउ अब बेटा अगेन हम लोग ओम्स लॉ के साथ जाएंगे। अब बेटा यहाँ पे आई स्प्लिट हो रहा है, करंट स्प्लिट हो रहा है। तो फॉर दैट इसके लिए हम लोग अब अपने ओम्स लॉ को आई की फॉर्म में लिखेंगे। सो वी नो दैट वी इज इक्वल टू आई आर। तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। ना बेटा जस्ट लुक ओवर हियर, आप देख सकते हो कि आर जो है वो डिनोमिनेटर में आ गया। सो इट मींस दैट हियर योर वन आर टोटल इज इक्वल्स टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू एंड सो ऑन। जितने भी नंबर ऑफ आर्स होंगे, जितनी रेजिस्टेंस होंगी, उनका सम होगा, लेकिन इट्स वन अपॉन आर। ओके, वन अपॉन आर की फॉर्म में होगा। नाउ आफ्टर दैट जब आपके पास रेजिस्टेंस आ जाएगी, आप उसको जो है उसको आप अगेन न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे। सो मीन्स आप आर टी ही फाइंड आउट करोगे। ओके। तो इससे आपको एक पता चल गया कि हेयर द अमाउंट ऑफ आर इज मिनिमम। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिनिमम होती है बिकॉज यहाँ पे आपके पास करंट डिवाइड हो रही है। जबकि बेटा हम जब ऊपर वाले केस को जब हम डिस्कस कर रहे थे, और देयर इस केस में हमारे पास रेजिस्टेंस जो थी वो मैक्सिमम थी। इन दिस केस वी हैड अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। हमारे पास इस केस में हमेशा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और इसी वजह से बेटा आप लोगों को जब मैंने जब फेट में दिखाया भी था, फेट सिमुलेशन में, हमारे पास जो 100 वॉट का बल्ब था वो सबसे ज्यादा ग्लो कर रहा था एज कम्पेयर टू दी 15 एंड 5 वॉट, क्योंकि जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो उस पर उतना वर्क डन हो जाता है। ओके। इस कॉन्सेप्ट को बेटा समझने के लिए एक और इजी एग्जांपल जो मैं अक्सर क्लास में भी देता था, इट वाज दैट कि लाइक कंसीडर दैट कि जो हमारे पास जो करंट है, करंट इज योर कैरियर। ठीक है, ये कैरियर है, मींस कोई भी कैन बी एन एनी ऑब्जेक्ट और एनी कार, और ऐसा कोई कैरियर है जो कि एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। सो लेट्स वी आर कंसीडरिंग कि ये हमारे पास एक कैरियर है जो कि हमारे पास एनर्जी को ले जा रहा है। नाउ अब बेटा इस कैरियर में एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वो लोड ले जा सकते हैं। सही है। तो दैट लोड इज अवर वोल्टेज। ओके। तो दैट इज एन ईएमएफ और वोल्टेज वो ले जा सकते हैं, वो कैरी कर सकते हैं। अब मेरे बच्चे जब आप इसमें देखते हो, सो 100 वॉट का मतलब है कि इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इट हैज अ मैक्सिमम रेजिस्टेंस। जब इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, इट मींस दैट कि इस पे मुझे ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। जिस जगह पे लाइक जहाँ पे हमें ज्यादा आपकी रेजिस्टेंस ज्यादा होती है तो वहाँ पे वर्क डन ज्यादा हो जाता है, मीन्स आपकी वोल्टेजेस वहाँ पे ज्यादा होती है। तो मेरे लेट्स सपोज मेरे पास एक सिंगल कैरियर था, जो कि ये कैरियर यहाँ से ये जा रहा था। नॉट मेक इट ओवरहेड, आप लोग इसको क्यू से कंफ्यूज ना कर जाओ। तो मेरे बच्चे ये एक कैरियर यू जा रहा था, एंड ये कैरियर इसके पास आया, सो उसने ज्यादा अमाउंट, लेट कंसीडर कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो उसने ज्यादा एनर्जी इसको प्रोवाइड की।
फिर वही कैरियर आगे मूव हुआ तो उसके पास एनर्जी कम होगी और फिर उसने मिनिमम एनर्जी 15 वॉट को दी और फिर उसके बाद और भी एनर्जी कम होगी, तो जो सबसे लास्ट जो थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी थी उससे 5 वॉट को ट्रांसफर कर दी। तो बेटा वो एक ही कैरियर ने इन तीनों को एनर्जी ट्रांसफर की। तो इस वजह से ये जो आपके पास जो एक सिंगल कैरियर था उसकी एनर्जी इन तीनों में डिवाइड होगी, जो कि बेसिकली आपके पास वॉटेजेस थी जो वर्क डन था। अब बेटा यहाँ पे जब आप इस कंडीशन की बात करते हैं, जब आपके पास रेजिस्टर जब पैरेलल में होते हैं, उसमें ये होता है कि आपका जब कैरियर है वो यहाँ पे पहुंचता है तो वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है। सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ऊपर भी लेके जाता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी वो नीचे भी लेके आता है। तो आपका कैरियर एक किस्म का टू पार्ट में स्प्लिट हो गया। तो सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी देयर, सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज विल बी पास फ्रॉम दिस पॉइंट आल्सो, ठीक है। वोल्टेजेस चेंज नहीं होंगी। जितनी आपके पास यहाँ पे आपकी ईएमएफ होगी, सेम आपकी वोल्टेजेस आपकी इन दोनों सर्किट्स में से पास होगी। करेक्ट। नाउ ये आपके पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसकी बेसिस पे ये होगा। अब बेटा अगेन वही वाली बात है जो कि मैंने पहले डिस्कस की थी कि इसकी रेजिस्टेंस मिनिमम होती है तो यहाँ पे करंट का फ्लो मैक्सिमम होता है, बिकॉज एज वी नो के आई एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अगेन मैंने कहा था हमारे पास जो वोल्टेजेस है वो रिमेन सेम रहेगी, सो इट मींस दैट वी टोटल इज इक्वल टू वी वन प्लस वी, सॉरी वी वन इज इक्वल टू वी टू इज इक्वल टू वी थ्री एंड सो ऑन। ठीक है, ये हमेशा इक्वल रहेंगे। नाउ आई टी इज एक्सप्लेन टू हियर। अब अगेन हम लोग वही प्रीवियस जो एग्जांपल है उसी के साथ कंसीडर करते हैं कि दिस इज अवर आई वन, this is our I1, this is our I2, and this is our I3. Now, बेटा हमारे पास जो फर्स्ट रेजिस्टर थी that was 6 ohms, our second resistor was 12 ohms, and our third resistor was 8 ohms, जो कि हमने लास्ट एग्जांपल में कंसीडर की थी। मैं वही एग्जांपल दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जस्ट फॉरगेट ओवर हियर 6, 12 एंड 8। जस्ट अब मैंने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। नाउ अगेन सोर्स हमारे पास 24 वोल्ट का है। अब बेटा वोल्टेजेस सारी इक्वल हैं। अब बेटा रेजिस्टर को मैंने वन, अब रेजिस्टर जो होगी इसकी टोटल रेजिस्टर होगी 1/RT इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/8, इस तरीके से ऐड होंगे। ठीक है, तो द टोटल रेजिस्टर विच इज कमिंग ओवर हियर इज 1/2.67 ohms। okay, so ohms is over here डिनोमिनेटर में होगा। ठीक है, सो माय आर टोटल इज इक्वल्स टू 2.67 ओहम्स। अब बेटा आप यहाँ पे देखें, जब इसकी रेजिस्टेंस जो टोटल आई है दैट इज जस्ट 2.67 ओहम्स, और अगर प्रीवियस क्वेश्चन में चले जाओ तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, दैट वाज रफली इक्वल टू 26 ओहम्स। आप देखिए हमने जब इसको सिंपली ऐड किया था तो 26 ओहम्स मींस इस सर्किट में आपकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, लेकिन पैरेलल में आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो गई है। जब रेजिस्टेंस कम होगी तो फ्लो ऑफ द करंट वुड बी ग्रेटर। ओके, आपकी फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगी। नाउ अगेन हम लोगों ने हर सर्किट के अलाउंग हमने करंट फाइंड आउट की है। तो वी नो दैट द वी इज कांस्टेंट, सो वी इज नॉट चेंजिंग। तो मैंने आर टोटल से टोटल पहले हमने करंट टोटल फाइंड आउट के लिए कि मेरे पास टोटल सोर्स में से करंट कितनी फ्लो होगी। नाउ आफ्टर दैट दिस इज आई टोटल। ओके, नाउ आई वन इज 24/6 दैट इज अ 4 ohms, देन 24/12 दैट्स अ 2 ohms आई टू में, और आई थ्री से हमारे पास 3 एम्पियर्स की करंट क्रॉस हो रही है। अब आप इन तीनों को प्लस करें, अगेन हमारे पास 9 ohms ही आंसर आ रहा है। सो हमें पता चल गया कि यस अवर आई टोटल इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री, एंड प्लीज मेक श्योर कि आप टी को कैंसिल कर दीजिए। ओके, नाउ so this is the example. Let's solve this the same example in simulator. अच्छा बेटा जो मेरे पास लेफ्ट साइड पे डायग्राम है, ये वही वाली डायग्राम है जो कि हम लोगों ने सीरीज में डिस्कस की थी, और जो हमारे पास राइट साइड पे डायग्राम है इट्स फॉर अ पैरेलल वन। ओके, मेरा जो ऊपर वाला जो बेटा मैंने रजिस्टर की जगह यहाँ पे लैंप्स यूज किया। मेरा ऊपर वाला लैंप 6 ohms का है, नीचे वाला लैंप 12 ohms का है, और उससे नीचे वाला लैंप मेरे पास इट्स एन 8 ohms लैंप। अब बेटा मैं सर्किट ऑन करता हूँ। अब अगेन अब देखो बेटा मैं सबसे पहले वोल्ट मीटर लाता हूँ। मैं सबसे पहले मैंने, चूंकि मुझे पता है कि मैंने बैटरी की जो वोल्टेज रखी है वो 24 ohms रखी है, तो आप देखें मेरे पास जो सॉरी 24 वोल्ट्स रखी है, तो मेरे पास बैटरी की वोल्टेज अभी भी 24 वोल्ट्स आई। नाउ जस्ट लुक एट हियर, मैं किसी भी जगह पे जब इसकी आपकी सर्किट की करंट चेक करता हूँ तो अगेन मेरे पास आपके पास जो करंट है वो 24 वोल्ट ही आ रही है। आप देखिए मैं जिस बल्ब के भी अक्रॉस चेक कर रहा हूँ 24 वोल्ट आ रही है, मीन्स मेरे पास यहाँ पे वोल्टेजेस जो है वो डिवाइड नहीं हुई। जस्ट लुक एट हियर, जस्ट आप देखिए हर एक पे हमारे पास सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस आ रही है। सो
ये तो हमें क्लियर हो गया। ओके, नाउ सेकेंड थिंग, लेट्स टॉक अबाउट द अमीटर। बेटा टोटल हमारे पास करंट कितनी फ्लो हो रही है, तो हमें पता चल गया। आप देखें मैंने एक सर्किट की किसी एक कॉर्नर पर रखा, सो आई फाइंड आउट कि 9 एम्पेयर की करंट इसमें फ्लो हो रही है। अब बेटा जब मैं फर्स्ट बल्ब के पास रखता हूँ, तो आप देखिए फर्स्ट बल्ब पे मेरे पास 4 एम्पेयर की करंट है, सेकंड बल्ब पे मेरे पास 2 एम्पेयर की करंट है, थर्ड बल्ब के पास मेरे पास 3 एम्पेयर की करंट है। सेम वही वैल्यूज आ रही हैं जो हमारे पास यहाँ पे पीछे आई। ओके, नाउ आप इन सबको ऐड करोगे, यू विल फाइंड आउट द सेम, सॉरी, यू विल फाइंड आउट द सम ऑफ द करंट विच इज 9 एम्पेयर। अब बेटा यहाँ पे आप लोग एक और चीज गौर से देखो कि तीनों जो बल्ब्स हैं उनकी अमाउंट और जो उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो सेम है, क्योंकि सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेज तीनों में जा रही है। जबकि पिछले केस में ये था कि जिस, अब लाइक सेंटर में आप देखो, ये 12 ओम्स का बल्ब था, ठीक है, तो इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा है, सबसे कम ब्राइटनेस जो है वो हमारे पास 6 ओम्स के बल्ब, ठीक है। तो ये दोनों एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करी है कि किस तरीके से आपका बेसिकली सीरीज में क्या होता है और आपके पैरेलल सर्किट में क्या होता है। बेटा जो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, लाइक दिस वन जो हमने अभी डिस्कस किया है, ये हमारे घरों में जो बिजली मतलब हमारे घर में जो सर्किट सेट होते हैं वो सारे पैरेलल की बेस पे होते हैं। अब बेटा पैरेलल में होता क्या है, जिस लुक एट ओवर हियर, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो जो आपके पास राइट साइड पे जो है, जहाँ पे मेरा माउस का कर्सर है इस वक्त, ये जो पोर्शन है ये बॉडी के साथ टच है, इट्स नेगेटिव पोर्शन ऑफ द लैंप। जो नीचे वाला पोर्शन इज पॉजिटिव वन। नाउ सारे पॉजिटिव एक वायर के जरिए कनेक्टेड है, सारे नेगेटिव एक वायर के जरिए कनेक्टेड है, और आपका पूरा सर्किट कंप्लीट हुआ है। नाउ ये जो सर्किट है ये सेम वही उसी सर्किट की कॉपीड है जो कि हमारे घरों में भी यूज होते हैं। हमारे घरों में जितने भी लैंप्स होते हैं या हमारे घर में जितनी भी हमारी एक्सेसरीज लगी होती हैं वो सारे पैरेलल पे लगी होती है। सीरीज में, आपका सीरीज में कैसे होता है, लाइक आप देखिए यहाँ पे आपके पास ये नेगेटिव के साथ यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर जो उसका आपके बल्ब का पॉजिटिव है वो दूसरे बल्ब के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है। अब बेटा इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाइक फॉर एग्जाम्पल कुछ इश्यू आ गया और मेरा जो सर्किट है यहाँ से लेट्स सपोज ब्रेक हो गया, ठीक है, एंड इट्स स्टिल कनेक्टेड ओवर, so it's I'm connecting it again. तो कंसीडर कि आपके पास ये सर्किट ना, लेट सपोज ये बल्ब फ्यूज हो गया, मेरे पास यहाँ से बल्ब फ्यूज हो गया, तो बेटा देखिए सिर्फ एक बल्ब फ्यूज हुआ है, बाकी आपके दो बल्ब्स अभी भी टर्न ऑन है। तो पैरेलल सर्किट में ये फायदा होता है कि हमारा अगर एक भी एलिमेंट जो होता है वो डैमेज हो जाता है तो उसका इफेक्ट बाकी सर्किट पे नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मैं ये वाला बल्ब अगर इसका डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो आप देखिए अभी मेरे रिमेनिंग 2 बल्ब कनेक्टेड है। हाँ, अगर मेरे पास जो सोर्स है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है तो मेरे पास पूरे सर्किट में करंट नहीं जाएगी। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जो कि हमारे पास बेसिकली यहाँ पे है, जो कि सीरीज में है, बेटा यहाँ पे सीरीज में कोई भी एक सर्किट ब्रेक डाउन हो जाए ना तो आपका पूरा सर्किट जो है आप समझो कि वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, सर्किट शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सीरीज में ये होता है कि आपको सारा कनेक्ट रखना पड़ता है, गॉट इट। सो सीरीज जो होती है ये बेसिकली हम लोग जब बैटरीज को कनेक्ट करते हैं या हम लोग सेम अमाउंट ऑफ वोल्टेजेस को कनेक्ट करते हैं तो हम लोग ज्यादा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज हमें इस चीज में हेल्प आउट करती है कि वो एनर्जी को सम कर देती है। लाइक अगर मैं बैटरीज को कनेक्ट करूंगा, एवरी टाइम मैं बैटरीज को सीरीज में कनेक्ट करूंगा अगर मैं अमाउंट ऑफ करंट बढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर मैं किसी भी बैटरी की लाइफ बढ़ाना चाहता हूँ, सो मैं उसको हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करूंगा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर दिया था। नाउ लेट अस सम अदर एग्जांपल्स रिलेटेड टू इट। बेटा देखिए यहाँ पे कहा गया है शो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ 6 ohm 12 एंड 8 ohm, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। आप जैसे टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए। अब बेटा जब ये सीरीज में कनेक्टेड है तो जस्ट ऐड ऑल दी रेजिस्टेंस। अब आप देखिए ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ये हम लोग पहले कर चुके हैं, सो द आंसर इज 2.6। नाउ हियर आपके पास दो रेजिस्टर्स पैरेलल में है और उनके साथ जो इन टू रेजिस्टर के साथ थर्ड रेजिस्टर है वो सीरीज में। अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आपने जो आपका पैरेलल रेजिस्टर है आपने उन दोनों को सॉल्व करना है। मीन्स आपने सबसे पहले अपने मतलब जो आपके मैक्सिमम जहाँ पे रेजिस्टेंस शो हो रही है आपने उस एरिया को रिजॉल्व करना है और उसके बाद आपने फर्दर अपने सर्किट को कंप्लीट करना है। सो हियर मैं जस्ट जनरली एक डायग्राम बना रहा हूँ। सो दिस इज द 8 ohms, नाउ दिस इज द 6 ohms एंड दिस वन इज 12 ohms। ओके, नाउ सबसे पहले मेरा बच्चा मैं इन दोनों रेजिस्टर्स को ऐड करूंगा, तो इट इज और इसका डायग्राम बेसिकली इस तरह हो जाएगा। इट वुड बी लाइक दिस, ये एक आपके पास 8 ohms का रेजिस्टर हो जाएगा और दूसरा जो भी मैं फाइंड आउट करूंगा। तो इन दोनों को मैं जब ऐड करता हूँ तो इट्स आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू
1/6 plus 1/12. Okay, so this will become 1 upon r total is equals to 3/12. It's a 1/4. So r total is equals to 1/4. सो मेरे बच्चे आर टी की वैल्यू हो गई जो कि पैरेलल में थे वो हो गया 4। अब बेटा आप खुद देखें, अगर ये सीरीज में होते तो इन दोनों का सम था हमारे पास 18, लेकिन जब पैरेलल में लगे तो उनकी रेजिस्टेंस कम हो गई। रेजिस्टेंस कम होगी तो हमारे पास जो अमाउंट, हमारे पास जो बेसिकली फ्लो ऑफ करंट है वो इंक्रीज हो गया था। अच्छा, नाउ जस्ट ओवर हियर दिस इज अ 4 वोल्ट, सॉरी 4 ओम्स। अब इन दोनों को हम लोग जो कि अब ये दोनों सीरीज में है, सब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 8 + 4 इज 12 ओम। ना अब आप देखिए इसकी रेजिस्टेंस कम है, इसकी रेजिस्टेंस आपकी जो फर्स्ट एग्जांपल है जो कि 26 है उससे कम है, तो इससे करंट फ्लो ज्यादा होगा। अच्छा, इससे मैं एक और चीज आप लोगों को भी क्लियर कर देता हूँ। मेरे बच्चे जस्ट लुक एट ओवर हियर, हमें पता है लाइक हियर हम लोगों ने बैटरी भी सेम यूज की, हम लोगों ने हर चीज यहाँ पे सेम यूज की, लाइक बल्ब्स की रेजिस्टेंस भी सेम है, बैटरीज की पावर भी सेम है, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे करंट की अमाउंट 9 एम्पेयर है और मेरे बच्चे यहाँ पे करंट की अमाउंट 0.35 एम्पेयर है। आप सिर्फ ये देखो सीरीज पे कनेक्ट होने की वजह से अमाउंट ऑफ करंट कितनी कम हो गई। और यहाँ पे सिर्फ आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट देखिए, आपके पैरेलल सर्किट में कितनी इंटेंस लाइट है, सीरीज में आपकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट बहुत कम है। अब अगर मैं इसकी आपको इंटेंसिटी ऑफ लाइट दिखा भी देता हूँ कि एक्चुअली ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो है ये चूंकि ये इनके बीच में सर्किट डिवाइड हो गया है तो इस वजह से ऐसा हुआ है। अगर मैं बच्चा मैं इस अगर मैं देखूं, मैं इस सर्किट को डायरेक्ट इधर कनेक्ट करता हूँ तो आप देखिए इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो दिस इज एग्जांपल कि किस तरीके से आपका एक सर्किट वर्क करता है। ओके, नाउ जस्ट कनेक्टिंग इट अगेन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ओके, so okay, now here the 6 and 8 are in parallel and the 12 जो है वो हमारे पास सीरीज में। ठीक है, तो अब हम लोगों ने 1/r टोटल, या कि आप r टोटल भी कह सकते हैं, आप इसको r पैरेलल भी कह सकते हो, मीन्स आपकी मर्जी, आप किसी भी उसे इसको डिनोट कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो अपनी इक्वेशन के लिए। ठीक है, तो इट्स 1/6 प्लस 1/8, so this will become so it will become 8, it will let's check it, so 48, so 48 and 8 plus 6, so this will become 14/48, so the answer is 7/24। so मेरे बच्चों जस्ट लुक एट ओवर हियर, सो मेरे पास आर पी की वैल्यू हो गई 24/7 ohms। आफ्टर फाइंडिंग आउट दिस वन, अब मैं अपना आर टोटल फाइंड आउट कर सकता हूँ जो कि इक्वल है 24/7 प्लस this one is 12, so 12, so answer will become 24 plus 84, so answer is 108/7, so this is the total resistance। okay, तो आप भी इस तरीके से ऐड कर लें। सेम अब आप देखिए यहाँ पे पहले 2 सीरीज में है तो हम लोग सबसे पहले सीरीज को ऐड करेंगे। तो दिस इज 6, दिस इज 8 एंड दिस इज 12 वन। ओके, तो हम पहले सीरीज को ऐड करेंगे और फिर उसको हम लोग पैरेलल के साथ ऐड करेंगे। मींस आपने सबसे पहले यहाँ पे 2 रेजिस्टर्स लाइक सीरीज में या पैरेलल में, पहले आपने उनको सॉल्व करना है फिर थर्ड के साथ ऐड करना है। ठीक, ओके बेटा, कलर रेजिस्टर आपके कोर्स में से अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं सकते हैं, सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस टॉपिक। ओके, सो action and the uses of the circuit component. We are starting with the potential divider. अब बेटा लेट्स टॉक अबाउट पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर में ये जो है बेसिकली आपके पास सर्किट है जो कि आप कंसीडर करें कि आपके पास जो 2 रेजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है। समटाइम वी कीप वन ऑफ द रेजिस्टर वेरिएबल। बेसिकली मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम सर्किट में हमेशा एक रेजिस्टर जो होता है वो वेरिएबल रखते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि हमारा सर्किट ब्रेक डाउन ना हो जाए, लेकिन यहाँ समझाने के लिए मैंने इसको सिंपल रखा है ताकि हमारी हमारी एक बार अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि ये वर्क कैसे करते हैं। तो हियर
I can say that my first resistor is having a resistor of R1 and the second resistor is having a resistor of R2. And the potential difference for first resistor is V1 and the potential difference across the second resistor is V2. जैसे कि बेटा आप लोग सीरीज में अभी पढ़ के आए हो, our EMF is equals to potential difference across our resistor 1 plus potential difference across our resistor 2. इन दोनों का सम होता है, so V1 plus V2 and our resistor is equals to R1 plus R2. ये वही previous concept है, ये कोई new concept नहीं. And we know from our previous concept that our I total is equals to I1 is equals to I2. ये हमेशा आपस में equal रहे, ठीक है. Now बेटा let's suppose अगर मैं R1 की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में दिखाया था कि मैं अगर रेजिस्टर 1 की रेजिस्टर इंक्रीज करता हूं तो उसमें वर्क डन ज्यादा होगा, उस पर उसकी वोल्टेजेस इंक्रीज हो जाएंगी. एंड अगर मैं R2 की वैल्यू इंक्रीज करता हूं तो V2 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी. आप ये ध्यान में रखें कि अगर मैंने R1 की वैल्यू इंक्रीज कर दी है, ठीक है, और R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है, ठीक है, तो आप लोगों ने ये ध्यान में रखना है कि इफ योर R1 इज ग्रेटर देन R2 तो जो वर्क डन होगा V1 वो भी ग्रेटर हो जाएगा V2 से. मींस मैक्सिमम आपकी वोल्टेजेस जो होगी ईएमएफ से आपका जो सोर्स सप्लाई कर रहा है, मैक्सिमम आपकी जो वोल्टेज होगी वो V1 यूटिलाइज कर लेगा और जो मिनिमम जो रह जाएगी, जो लेफ्ट ओवर होगी, वो V2 के लिए रह जाएगी. ओके, सो क्या दिस इज द एग्जांपल. अच्छा बेटा इस कॉन्सेप्ट को अब यहाँ पे हम लोग एक्चुअली एक फॉर्मूला डिस्कस करना चाहते हैं. as I have we know that the Ohm's law is equal to V is equal to IR. अब मेरे बच्चे just as we know that कि V, or let's suppose I want to set this formula for our first resistor. So V1 is equals to I1 R1, ठीक है, and for the second resistor it will become V2 is equals to I2 and R2, ठीक है. अब मेरे बच्चे just look at over here, यहाँ पे इन दोनों का मैं इक्वेट करना चाहता हूँ. Now among these two equations, हमारे पास इन टू इक्वेशंस में हमारे पास I जो है वो सेम है, वो चेंज नहीं हुआ, I सेम, ठीक है. जैसे कि मैंने लिखा है कि I1 इज इक्वल टू I2, सो मैं इसको क्या इस इक्वेशन को इस तरीके से भी लिख सकता हूँ कि I टोटल या I1 या कुछ भी लिखते हैं, I टोटल इज इक्वल टू V1 अपॉन R1, ओके, R1, एंड सेकेंड I टोटल इज इक्वल टू V2 अपॉन R2. जब बेटा मैंने इन दोनों को इस तरीके से लिख लिया तो it means that V1 upon R1 is equals to V2 upon R2. Okay? हमने इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दिया. सो अब मैं जो है बेसिकली अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई जस्ट वांटेड कि मेरे V जो है वो एक साइड हो जाए और R की वैल्यू एक साइड आ जाए. तो मैं इस V को इधर डिनोमिनेटर में ला रहा हूँ, इस R को इधर न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दूंगा. सो इट विल बिकम V1 अपॉन V2 इज इक्वल्स टू R1 अपॉन R2. ओके, तो मेरे बच्चे हमें एक इक्वेशन मिलती है कि अगर लेट्स सपोज इन अ सीरीज इफ आई एम हैविंग अ वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वन रेजिस्टर और मेरे पास बाकी दो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है, सो मैं उसके जरिए किसी भी फोर्थ रेजिस्टर सेकंड रेजिस्टर की वोल्टेजेस या पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट कर सकता हूँ. आप एक एग्जांपल समझो, लाइक हियर लेट्स सपोज दैट माय R1 इज इक्वल टू 12 ओम्स. मेरे पास एक R1 है जिसकी मेरे पास 12 ओम्स वैल्यू है. R2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास 6 ओम्स है. ओके, एंड मेरे पास जो V1 है, वोल्टेज जो है V1 वो मेरे पास है 16 वोल्ट. ओके, और मुझे अब V2 फाइंड आउट करना है. आई एम नॉट हैविंग अ वैल्यू ऑफ V2. अब बेटा इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, यू गाइस कैन राइट इट इन दिस फॉर्म, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि V1 R2 इज इक्वल टू V2 R1. आप जिस फॉर्म में भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है. तो बस आपको यूज करना आना चाहिए. सो हियर फ्रॉम अबव I can write the equation in the form of V2 R1 is equals to V1 R2. So V2 is equals to V1 R2 upon R1. Okay. Now I'm just putting the values. So V1 is 16. 16 times 6 divided by 12. So 6 ones are 6, 6 twos are 12, 2 ones are 2, 2, 8 was 16. So V2 is equals to 8 watt. तो मुझे V2 की वैल्यू, ठीक है. आप लोगों ने पोटेंशियल डिवाइडर आपको हेल्प आउट करेगा कि आप किस तरीके से वोल्टेजेस या रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते. ओके, नाउ वेरिएबल पोटेंशियल डिवाइडर जिसको पहले हम लोग रेजिस्टर भी कहते थे लेकिन अब हम लोग रेजिस्टर नहीं कहेंगे. अच्छा बेटा ये वेरिएबल रेजिस्टर है, दिस इज द वेरिएबल रेजिस्टर.
ये इंडिकेट करे कि वेरिएबल रेजिस्टर है, और हमारे पास जो R1 है इसको हमने वेरिएबल रेजिस्टर कंसिडर किया है, और हमारे पास जो R2 है ये हमारे पास एक कांस्टेंट रेजिस्टर है। बेटा अगर देखें मैं R1 में को इंक्रीज करता हूँ तो मेरे पास वोल्टेज अक्रॉस जो हमारे पास फर्स्ट रेजिस्टर है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से हमारे पास V2 जो है वो डिक्रीज हो। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर मेरी R1 की वैल्यू R2 से बड़ी है तो मेरा V1 जो है वो भी V2 से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर भी वैल्यू ऑफ मेरी V की वैल्यू V1 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली मेरी V2 की वैल्यू डिक्रीज होगी। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने पीछे यहाँ पे इन एग्जांपल्स में देखा भी था कि अगर अब इसको देखिए ये 12 ओम्स है, मैं इसकी रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ाता हूँ आप देखिए ये ज्यादा ब्राइट हो रहा है, और बाकी दो बल्ब्स हमारे पास डल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है समझने के लिए। लाइक इसकी मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी सी वोल्टेजेस बढ़ा देता हूँ ताकि हमें ये और भी क्लियरली समझ आए। आप देखिए yes, वो है, इसके साथ हमें क्लियर हो रहा है कि जब मैंने इस बल्ब की रेजिस्टेंस जितनी इंक्रीज की आप देखिए बाकी इसमें से अमाउंट ऑफ वोल्टेज पास ज्यादा हो रहा है और ये ज्यादा ब्राइट हो रहा है, और बाकी जो दो बल्ब है वो डल होते जा रहे हैं। तो इससे हमें समझ आ गई कि अगर वी आर इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ वन रेजिस्टर तो ऑटोमेटिकली उसमें से अमाउंट ऑफ करंट का फ्लो बढ़ जाएगा, और उसका वाइस वर्सा मीन्स अगर आप वी R1 की वैल्यू डिक्रीज करोगे सो आपकी R2 इंक्रीज होगी। Second example is our this is again this is a basically variable resistor जिसे हम लोग पोटेशियोमीटर कहते हैं। ठीक है, दिस डायग्राम इज लिटिल बिट रॉन्ग बेटा, पोटेशियोमीटर एक्चुअली एक सिलेंडर होता है, इट्स लाइक अ सिलेंडर। जैसा कि एक हमारे पास सिलेंडर होता है, और बेटा उसके ऊपर इस तरीके से आपके पास कॉइल्स लगी होती हैं, मींस वायर की कॉइल्स लगी होती है, इस तरीके से उसके ऊपर कॉइलिंग हुई होती है लाइक दिस। ओके, तो लेट्स वेट, मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। तो बेटा ये जो कॉइलिंग होती है इसमें से करंट फ्लो हो रही होती है। ठीक है, और इन कॉइल्स की जो कि ये वायर है तो इनकी अपनी एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है। अब बेटा लेट्स सपोज कि ये हमारे पास यहाँ से हमारे पास जो करंट है वो यहाँ से इन हो रही है, तो द करंट इज एंटरिंग फ्रॉम दिस साइड, और मेरा जो यहाँ पे ये जो करंट इंटर हो रही है, और यहाँ पे मेरे पास एक और लीड लगी होती है जहां से मेरे पास करंट ने आउट होना है। सो दिस इज द in of the current, and this is the uh, out of a current. Okay, this wire is representing the out currents out, and this portion is representing the in of the current. अब बेटा लेट्स सपोज अगर मैं अपनी जो मेरी जो ये जो एरो है ये बेसिकली एक पिन है, अगर मेरे बच्चे ये पिन जो है वो बिल्कुल आई इन के करीब होगा तो इस पोर्शन को लेट्स आई एम रिप्रेजेंटिंग इट दिस एरिया विद ए एंड दिस एरिया इज विद बी। सो अगर मेरे पास बच्चे यहाँ पे ये बिल्कुल इस आई के करीब होगा तो यहाँ पे आपकी जो रेजिस्टेंस होगी ए की वो आपके पास रेजिस्टेंस ए की जीरो होगी, क्योंकि आपकी डायरेक्ट करंट यहाँ से फ्लो होते हुए इसके अंदर इंटर हो रही है, लाइक फ्रॉम हियर डायरेक्ट इसके अंदर इंटर हो रही है। ठीक है, नाउ तो हम यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस जो होगी वो जीरो होगी। ठीक है, तो आपके पास अक्रॉस दिस पोर्शन यहाँ पे आपके पास वी ए की वोल्टेज भी जीरो होगी, वी ए की वोल्टेज भी जीरो होगी। सो यहाँ पे आपको चाहिए जो वी ए इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब यहाँ पे आपके पास लॉस जो है वो जीरो है, लॉस जीरो है। ठीक है, अक्रॉस ए। अब मेरे बच्चे लेट्स सपोज मैं इस एरो को फ्रॉम देयर मैं इसको मूव कर देता हूँ टू द सेंटर लेट्स सपोज। ठीक है, तो मेरे बच्चे मैंने इस एरो को सेंटर में मूव कर दिया ओवर हियर। अब बेटा यहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस कुछ आर ए की भी कुछ रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इट हैज सम रेजिस्टेंस, कुछ रेजिस्टेंस होगी, और यहाँ पे आपका आर बी की भी रेजिस्टेंस होगी। ठीक है, इसकी भी कुछ अक्रॉस द रेजिस्टेंस होगी। अब लेट्स सपोज यहाँ से एरो में दोबारा से मूव कर देता हूँ टू द दिस पोर्शन जहाँ पे अब मेरा बच्चा बी के बिल्कुल कॉर्नर पे टच हो रहा है। ये वो पोर्शन है जहां पे आप यहाँ पे रेजिस्टेंस अक्रॉस अ बी इज जीरो, क्योंकि बी में अब कोई भी आपके पास करंट नहीं है, यहाँ से बेसिकली आपके पास यहाँ से आपकी रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे जीरो हो गई है। ठीक है, आपकी पार्ट बी में। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बी इज ऑल्सो जीरो, लेकिन बेटा यहाँ पे जब ये जीरो हो गई है और देयर अब आर ए जो है आपका आर ए जो है वो यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है, इसकी मैक्सिमम रेजिस्टेंस है। ठीक है, इट्स एन इनफाइनाइट रेजिस्टर, और यहाँ से वोल्टेज क्रॉस जो होगा वी ए वो भी मैक्सिमम हो जाएगा, मीन्स मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस जो होगी
यहाँ पे आपको मिलेगी, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ आप वोल्टेज आपको ड्रॉप मिलेगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल है आपके फैंस। आपके फैंस पे जो बेसिकली जो रेगुलेटर्स होते हैं वो बेसिकली पोटेंशियोमीटर होते हैं। आप लोग जब फैंस की स्पीड चेंज करते हो तो आप बेसिकली आप लेट्स सपोज आप जब फुल स्पीड पे फैन चलाते हो तो आपका फैन इस पोर्शन पे होता है जहाँ पे उसके पास उस पर मिनिमम रेजिस्टेंस होती है। जैसे जैसे आपका फैन स्लो होता है तो वो उस पर रेजिस्टेंस आने लगती है, वो आपका जो रेगुलेटर है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल बेसिकली मैक्सिमम वोल्टेजेस एब्जॉर्ब कर लेते हैं और एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस आपको फील होता है। ये सेम चीज मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन की है। मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है कि दैट दिस इट्स अ कंप्लीट सर्कल, और ये मेरे पास जो सेंटर में एक स्क्वायर है, ये एक पोटेंशियल मीटर है। ये बेटा ये मेरे पास बेसिकली वोल्ट मीटर यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है, और ये एक स्लाइडिंग मेरे पास वही पिन है, ठीक है। तो दिस इज अ स्लाइडिंग पिन। मैं वोल्ट मीटर से इसकी वोल्टेज चेक करूँ। मेरे बेटा जब मैंने इस पिन को सीधा ए के पास ले गया, तो एट दैट टाइम मेरे पास जो वोल्टेजेस थी, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया था, ठीक है, एट पॉइंट ए, और मेरे पास मैक्सिमम वोल्ट्स मुझे शो हुए थे वोल्ट मीटर में। लेकिन मैंने जैसे जैसे इस पिन को ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू किया तो मेरे पास वी की वैल्यू कम होने लगी, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल मीटर है इससे वोल्टेज एब्जॉर्ब करनी शुरू करी। और जब ये बेटा बी के पास पहुंचा, एट दिस पॉइंट बी के पास पहुंचा, तो वी हैव ओवर हियर, जब ये बी के पास पहुंचा तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमारे पास वी ए की जो कि ऊपर वाला एरिया है इसकी रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो गई, सो आर ए विल बिकम मैक्सिमम और आर बी की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। गॉट इट। सो यहाँ पे जो मैंने एक्सप्लेन भी किया है कि हमारे पास आर बी की वैल्यू विल बिकम जीरो, वी वी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, और हमारे पास जो मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगी वो आर ए की होगी, और हमारे पास टोटल वोल्टेज जो होगा दैट विल वी ए जो होगा, जो कि बेसिकली वी ए की वैल्यू होगी वो इक्वल हो जाएगी हमारी ई एम एफ की, ठीक है। अदरवाइज अगर ये किसी यहाँ पे अगर आप इसको सेंटर में कहीं पे भी प्लेस करते हैं, अपने एरो को सेंटर में कहीं प्लेस करते हो, तो आपका जो टोटल वोल्टेज होगा वो ए और बी के सम के इक्वल होगा ई एम एफ, ठीक है। तो अगर सेंटर में कहीं पे है तो आपका ई एम एफ वुड बी इक्वल टू द सम ऑफ द voltage across A and the sum of the voltages across B. Okay, so this is the example of potential meter. Basically potential meter में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि potential meter हेल्प आउट कैसे करता है, इसका काम क्या है, ठीक है। अदर देन दैट ये आपको बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टर, आपको जो मैंने ऊपर जो फॉर्मूला डिस्कस किया, ये जो कॉन्सेप्ट शेयर किया है वेरिएबल रेजिस्टर का, इट्स एन इम्पोर्टेंट। पोटेंशियल मीटर फॉर लास्ट 2 to 3 years बिल्कुल नहीं आया, मीन्स आई कैन गो विद दैट कि लास्ट 5 years से भी ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। नाउ let's talk about the electric power. Now, this is a very important topic. Beta, like, uh, as you guys know, that what's the power? So, it's a rate of doing work. ठीक है, जब भी हम लोग पावर की बात करते हैं हम लोग कहते हैं पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, या रेट ऑफ डूइंग वर्क, या एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है, एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन बेटा आप लोगों को मैंने पहले बता दिया कि हमारे पास जो वोल्टेज होती है वो होती है वर्क डन अपॉन चार्ज इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो वर्क डन होता है वो इक्वल होता है वी टाइम्स क्यू के, ठीक है। सो बेटा मेरा इसका मतलब हो गया मेरे पास जो पावर है वो इक्वल हो गया वी क्यू अपॉन टी, ओके। लेकिन मुझे एक चीज हम लोगों ने पहले डिस्कस की थी कि हमारे पास जो करंट होती है आई वो इक्वल होती है क्यू अपॉन टी। इसका मतलब कि पावर जो होता है पी इज इक्वल टू आई वी की इक्वल होता है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर पावर फॉर इलेक्ट्रिकल डिवाइस, ठीक है। सो जब भी आपको पावर का बारे में पूछा जाएगा तो पी इज इक्वल टू आई वी, ठीक है। सेम लेट्स टॉक अबाउट दी एनर्जी। अगर बेटा आपको आपसे कभी भी एनर्जी के बारे में पूछा जाता है तो एनर्जी के लिए यू गाइस नो दैट एनर्जी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू पी टी, ठीक है। तो एनर्जी इन अदर वर्ड एनर्जी इज इक्वल टू आई V and T. Okay, so this is a formula of energy. Means electrical energy. I'm talking about the electrical energy. पावर का यूनिट, इट्स यूनिट इज वॉट। सेम वही जो कि हम लोग पहले पढ़ते हुए आए हैं। और यहाँ पे आपकी जो एनर्जी का यूनिट होगा इट्स द जूल्स, रिप्रेजेंटेड विद J. Okay, so in the potential divider, let's talk about the potential divider. बेटा here ये जो है जो इंक्लाइंट लाइन है and नीचे से बिल्कुल ये स्ट्रेट हो गई, दिस वन इज रिप्रेजेंटिंग योर सॉरी योर थर्मिस्टर, इसे हमने आरटी से रिप्रेजेंट किया, एंड
ये आपके पास एक पोटेंशियल बेसिकली पोटेंशियल डिवाइडर है। ये मैंने एक इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट कर दिया R1। आप इसको वेरिएबल रजिस्टर भी लगा सकते हैं। अब बेटा होगा क्या? अब आपको पता है कि थर्मिस्टर वर्क कैसे करता है। जब टेम्परेचर राइज होता है तो आपके पास पोटेंशियल यहाँ पे इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, क्योंकि आपकी फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाती है। मींस वोल्टेजेस राइज, वो आपकी यहाँ पे फ्लो ऑफ करंट बढ़ जाएगी और इसकी रेजिस्टेंस लो हो जाएगी। जब भी इस सर्किट पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है RT, वो हमारे पास लो हो जाएगी, वो मिनिमम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। जब इसकी रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो R1 है उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी वजह से वोल्टेज जो होगा अक्रॉस V1 पोटेंशियल डिफरेंस वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो written over here, that as the temperature increases, RT decreases. As a result, R1 increases, so V1 also increases. Okay. Now, same goes with the potential divider into LDR. अब बेटा ये LDR है, लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है। तो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस विद LDR, और ये हमारे पास R1 है, और यहाँ पे हमने इसको जो रेजिस्टर है उसका हमने नाम दे दिया VR। अब बेटा जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होगी तो इस LDR की जो आपकी रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगी, आपकी R1 की रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी और VR भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा। Okay. So with that, this is the end of a chapter. Inshallah, in the next class, we will talk about the practical electricity.